Hello guys, welcome back to my channel Study Passion. How are you all? Hope you all are doing so great. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये उस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, तो अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से देख लो, क्योंकि उसमें मैंने शुरू का आधा चैप्टर समझाया है। अब हम ये आधा चैप्टर जो है लास्ट का, हम वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैटर जो है वो अपना स्टेट बदल ले? यानी हमारा सॉलिड लिक्विड गैस आपस में किसी भी प्रोसेस से अपना स्टेट चेंज कर ले, यानी कि सॉलिड लिक्विड हो जाए, लिक्विड गैस हो जाए, गैस फिर से सॉलिड हो जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो द आंसर टू दिस इज़ यस, ऐसा पॉसिबल है। बट कैसे? एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानते हैं। आप आइस क्यूब्स लीजिए और उन आइस क्यूब्स को थोड़ा हीट करिए। आप जैसे ही उन्हें हीट करेंगे आपको दिखेगा कि वो जो आइस क्यूब्स हैं ना, वो वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। और वो वाटर में कन्वर्ट होंगे। जब वो वाटर में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए तो आप उन्हें और हीट करिए। और जैसे ही आप वाटर को हीट करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी कि वो उड़ उड़ के हवा में जाने लगेगा, वॉइल बहुत ज़्यादा हीट पा करके। तो इस एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। लेकिन एक और क्वेश्चन है कि जब ये स्टेट चेंज होता है मैटर का, तो उस वक्त उसके पार्टिकल्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये स्टेट चेंज होने लगता है, और ये स्टेट चेंज कैसे होता है? तो दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। इस टॉपिक में आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो अगर हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आइस, हमने आइस लिया, उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया, तो उस वक्त जो उसके आइस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ होगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद अगर ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई तो पार्टिकल्स जो है ना वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे ग्रेटर स्पीड के साथ। और ये जो हीट है वो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी कम कर देगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या होगा? पहले हमारे पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई था, तो वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड थे, तब हमारा आइस सॉलिड था। अब हमने आइस को हीट किया है और उसके पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया। तो अब क्या होगा? अब वो टाइटली पैक्ड नहीं रहेंगे, अब वो फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, वो मूव करने लगेंगे फ्रीली उनके पार्टिकल्स जो हैं। और एक स्टेज ऐसा आएगा जब आपका सॉलिड है वो मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरह से। तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऐसा टेम्परेचर जब एक सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। होप आपको समझ में आया होगा। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between the particles. मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? वो स्ट्रेंथ जिससे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में लगता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जितना ही स्ट्रॉन्ग ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स का, उस ऑब्जेक्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उतना ही हाई होगा। ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये तीनों ही डेफिनेशंस आपको याद कर लेनी है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो टेम्परेचर जब एक लिक्विड बॉयल होकर वाटर वेपर फॉर्म करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, होप आपको पता होगा। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब एक स्टेज ऐसी होती है ना हमारी, जब हमारा जो वाटर वेपर है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है और जो सॉलिड है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है डायरेक्टली, बिना ये लिक्विड वाले फॉर्म में आए। उस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन। एग्जाम्पल है हमारा कैम्फर का, यानी कपूर। जब हम कपूर को हीट करते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड वाले फॉर्म में आए, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। ये एग्जाम्पल आपको हर घर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि 1 kg ऑफ सॉलिड को, यानी 1 किलो सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में चेंज करे, उतनी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। आप देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू इट्स गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट का वो अमाउंट जब आप 1 kg ऑफ लिक्विड, यानी आप एग्जांपल ले सकते हो, आप 1 लीटर वाटर को उसके गैसेस फॉर्म में चेंज करते हो, तो उस वक्त उसको जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब थोड़ा बहुत चेंज होता है ना प्रेशर की वजह से भी। जब प्रेशर चेंज होता है उस वजह से भी स्टेट में चेंज होता है। तो इसका एग्जांपल आप अपने घर में देख सकते हैं, एलपीजी। अब एलपीजी का एग्जांपल कैसे है मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे 2 बार लिए हैं, जार लिए हैं, और उसमें हमने पहले वाले में हमने थोड़ा सा प्रेशर दिया है और दूसरे वाले में हमने ज़्यादा प्रेशर दिया है। तो जो पहले वाला है हमारा, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपको दिख रहा होगा कि वो थोड़े दूर दूर पे हैं, और जो हमारा सेकेंड वाला है उसमें पार्टिकल्स चिपके हुए हैं। तो जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे हमारा जो है वो स्टेट भी चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है, इफ़ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंड्रिकल पाइप द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। अगर आप सिलेंड्रिकल पाइप में या सिलेंड्रिकल जार में आप गैस लो और उस पर प्रेशर डालो, तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब वो जो गैस है उसमें पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी है वो रिड्यूस हो जाएगी और वो जो गैस है वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम में ही है कि इसे कंप्रेस किया जाता है, यानी इस पर प्रेशर दिया जाता है। तो नेचुरल गैस को पे प्रेशर देके उसे दबा करके हमें मिलता है सीएनजी, ओके। अब है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? ये एक सरफेस फिनोमिनन है जब एक लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, उसे कहते हैं हम इवेपोरेशन, ठीक है। यानी कि अगर हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो या लिक्विड किसी वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसे हम कहेंगे इवेपोरेशन। ये डेफिनेशन हमें बचपन से पढ़ाई जाती है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है हमारा एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, सेकेंड है हमारा टेम्परेचर, थर्ड है ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ है विंड। तो देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इवेपोरेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो जो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन है ये इंक्रीज़ होता है कब? जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं। जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होता है। यानी कि आप एग्जांपल ले लो, आप एक छोटा सा ऐसा सिलेंड्रिकल पाइप लो जिसका डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर हो, और उसके बाद एक और आप सिलेंड्रिकल जार लो जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर हो। तो अगर आप दोनों को हीट करोगे
तो आप ही बताइए कि किस जार में से ज़्यादा वाटर वेपर निकलेगा। हम सभी जानते हैं कि वो उस जार में से निकलेगा जिसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं वो और फ्री होके मूव करने लगते हैं। ठीक है, और एक टाइम उनमें वेपराइजेशन का प्रोसेस और ज़्यादा होने लगता है। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, अगर हमारे एयर में वाटर वेपर की प्रेजेंस ज़्यादा है तब हमारा इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। यही होता है हमारी सर्दियों में। हम देखते हैं कि गर्मियों में हम अगर देखते हैं कि जो सूरज की धूप से हमारा पानी जो होता है वो वेपर बन के उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कम रहती है। और वहीं ठंडियों में सूरज के हीट से हमारे जो वाटर के सोर्सेस हैं वो वेपर बन के नहीं उड़ते। ठीक है, तो अगर हमारी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हमारा इवेपोरेशन डिक्रीज़ होगा, और अगर हमारी ह्यूमिडिटी कम है तो हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा। एन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, और जैसा हम जानते हैं कि जिस दिन हवा ज़्यादा तेज़ चलती है उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं वो विंड के साथ ना उड़ जाते हैं। ठीक है, और जब इसके वाटर के पार्टिकल्स विंड के साथ उड़ जाते हैं तो वो वाटर वेपर हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे क्लॉथ्स भी जल्दी सूख जाते हैं। द कूलिंग caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it takes latent heat of vaporization from surrounding, which on losing gets it cools. अब हमें देखना है कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है, कि इवेपोरेशन का प्रोसेस अगर हुआ है तो कूलिंग भी होती है। तो कैसे? तो ये जो कूलिंग होता है इवेपोरेशन से वो इस फैक्ट पे बेस्ड होता है कि इवेपोरेशन जो है, जब लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है अपने सराउंडिंग्स से, यानी कि उसकी सराउंडिंग में जितनी हीट होती है वो उसको लेता है, और जब किसी जगह से हीट चली जाएगी तो वहाँ पे क्या आएगा? कोल्ड आएगा। तो इसी वजह से हमारी कूलिंग भी होती है। होप आप सबको समझ में आया होगा। Thanks for watching. Subscribe to the channel, share it with your friends and like the video. Thank you.